दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह समझते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। नंबर 1 है, किसी कमरे का ताप पंखा चलाने पर बढ़ जाता है। दूसरा है, किसी कमरे का ताप फ्रिज का दरवाज़ा खोलने से कम हो जाता है। तीसरा है, एसी तथा फ्रिज ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का अनुपालन करते हैं। इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 1 और 3 ये सत्य कथन है। किसी कमरे का ताप पंखा चलाने पर बढ़ जाता है और तीसरा है, एसी तथा फ्रिज ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का अनुपालन करते हैं। दूसरा गलत है, किसी कमरे का ताप फ्रिज का दरवाज़ा खोल देने से कम हो जाता है। ये गलत है। दोस्तों, जब किसी कमरे में पंखा चलाते हैं तो हवा के अणुओं में गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे अणुओं के बीच घर्षण बल बढ़ने से कमरे का ताप बढ़ जाता है और ये सही हो गया। दूसरा है, किसी कमरे में फ्रीज का दरवाज़ा खोल देने से कमरे का ताप बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है कम हो जाता है, इसलिए ये गलत हो गया। और एसी और फ्रिज ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर अनुपालन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शैवाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, शैवाल के संबंध में ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। शैवालों की कोशिकाओं में से ग्लूकोज की बनी हुई कोशिकाएं भित्ति पाई जाती हैं। ठीक है, ये पादप जगत के जलीय जीव हैं, ये सत्य है। इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, ये भी सत्य है। इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक जनन दोनों ही पाया जाता है, ये भी सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, टाइफाइड आंत में होता है, पीलिया यकृत, प्लेग फेफड़ा और टिटनेस तंत्रिका तंत्र। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति में जेबी कृपलानी शामिल नहीं थे। के मुंशी इसमें शामिल थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी शामिल थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर ये भी शामिल थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, और इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, व्यापगत का सिद्धांत की शुरुआत। ये काम वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल था 1828 से 1833। ठीक है, बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा समाप्त की थी, ये उनके कार्य से संबंधित था। 1830 में ठगी प्रथा समाप्त की थी। ठीक है, बेंटिक ने नरबली प्रथा का भी अंत किया था। व्यक्तिगत का सिद्धांत की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ठीक है, इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इरविन, लॉर्ड इरविन। दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 में हुआ था। इस समय भारत में लॉर्ड इरविन वायसराय थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 के भारत शासन अधिनियम की व्यवहारिकता की जांच के लिए की गई थी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जमींदार। दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा वर्ष 1793 में शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत भूमि का स्वामी जमींदार को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये दोनों रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थे। सबसे पहले 1792 में इस व्यवस्था को कैप्टन रीड के द्वारा 12 महल ज़िले में लागू किया गया था। फिर 1820 में ये कैप्टन रीड 1792 में इसे लागू किया गया था और 1820 में इसे मद्रास में तथा बाद में इसे मुंबई के इलाके में लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तिनकटिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को ज़मीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3/20। ठीक है दोस्तों, तिनकटिया प्रथा के अंतर्गत अंग्रेज़ बागान मालिकों ने अनुबंध कर किसानों को उनकी ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती को अनिवार्य कर दिया था। ये व्यवस्था मुख्य रूप से बिहार के चंपारण क्षेत्र में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लेखक दादा भाई नौरोजी थे। इस पुस्तक में उन्होंने भारत से ब्रिटेन हेतु धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बेगम हजरत महल। दोस्तों, 1857 की क्रांति का प्रसार देश के कई भागों में हुआ था। अलग अलग क्षेत्रों में इसका नेतृत्व अलग अलग नेताओं ने किया था। लखनऊ में इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, और वीर कुंवर सिंह इसका नेतृत्व इन्होंने भोजपुर क्षेत्र में किया था। खान बहादुर खान इसका नेतृत्व इन्होंने रोहेलखंड क्षेत्र में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आउटरम एवं टेलर ने। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा आउटरम एवं टेलर ने 1857 की क्रांति को दिया था। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। दूसरा है, हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। तीसरा है, आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, ये तीनों कथन सही हैं। ठीक है, सन्यासी विद्रोह के संबंध में तीनों कथन सही हैं। अकाल के समय भी ज़बरदस्ती लागान वसूली के विरोध में ये शुरू हुआ था। इस विद्रोह का प्रभाव बंगाल क्षेत्र था। इसमें हिंदू मुस्लिम ने मिलकर भाग लिया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। दोस्तों, कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये आंदोलन सिख धर्म में व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिरसा। दोस्तों, बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। ये विद्रोह वर्तमान झारखंड के रांची के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। मुंडा लोगों की परंपरा, खेती की व्यवस्था, खूंट खट्टी में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप था। इस वजह से मुंडा विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें नंबर 1 है, उदंत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। दूसरा है, इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। और तीसरा है, इसका प्रकाशन नागपुर से होता था। सही कथन है, इसमें कौन सा सही कथन है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 और 2। ठीक है, इसमें दोनों सही हैं। पहला है, उदंत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था, ये सही है।
इसे याद रखेंगे कि उदंत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। ठीक है, और इस समाचार पत्र का प्रकाशन नागपुर से नहीं बल्कि कोलकाता से होता था, ये याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लगाया गया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। दोस्तों, भारत के स्थानीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों के प्रतिबंध हेतु द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। ये प्रेस एक्ट वर्ष 1878 में आया था, लॉर्ड लिटन द्वारा ये लाया गया था। 1882 में लॉर्ड रिपन के समय ये कानून वापस ले लिया गया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने ये कानून वापस लिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेजली। दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली ने सन 1800 में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड्स डिस्पैच में शामिल नहीं था? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना। ये वुड्स डिस्पैच में शामिल नहीं था। वुड्स डिस्पैच में शामिल था महिला शिक्षा, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति, ये तीनों शामिल थे। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर 1905। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई थी। 6 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के प्रभावी होने पर रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ। आंदोलनकारियों द्वारा ये दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ था, इसीलिए 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विलियम डिग्वी। दोस्तों, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्वी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान। दोस्तों, 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा का निर्माण किया था। इस भक्त सभा का उद्देश्य था कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेलगाम 1924 मोतीलाल नेहरू। ये दोस्तों सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बेलगाम ये कांग्रेस अधिवेशन और दूसरा है अध्यक्ष। कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजनी नायडू सही है। कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल सही है। हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस, ये भी सही है। बेलगाम में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता दोस्तों महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नेता गरमपंथी नहीं था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, कांग्रेस के उदारवादी चरण के प्रमुख नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब नरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह ये गरमपंथी नेता थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह ये क्या थे?
गर्मपंथ थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ये नरमपंथ नेता थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, सर वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। बाल गंगाधर तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे। उन्होंने कई बार सरकार को चुनौती दी थी, इसलिए सर वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में वर्णित किया। अगला प्रश्न है, 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे। कौन सरकारी गवाह बना था इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र गोसाई। दोस्तों, अलीपुर षड्यंत्र मामला 1908 में अरविंद घोष और वरिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से 17 लोगों को इसकी सज़ा सुनाई गई थी। इस मामले में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गए थे। बाद में कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में नरेंद्र गोसाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, काकोरी कांड। ठीक है दोस्तों, 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूटा गया। ये घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। इस घटना में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या किसने की थी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चापेकर बंधु। ठीक है दोस्तों, जून 1897 में चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, खुदीराम बोस। दोस्तों, 30 अप्रैल 1908 को बिहार में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्द मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई, जिसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन डी होगा, अरविंद घोष। दोस्तों, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। अगला प्रश्न है, केशव बालीराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 27 सितंबर 1925। दोस्तों, 27 सितंबर 1925 को केशव बालीराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शिव वर्मा। दोस्तों, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों में से थे, जबकि शिव वर्मा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। ये सही सुमेलित नहीं है। दिल्ली षड्यंत्र अमीर चंद्र, काकोरी षड्यंत्र अशफाकुल्ला, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, ये सही सुमेलित नहीं है।
रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र से है, ना कि नासिक षड्यंत्र से है। ठीक है, इनका किससे है? दिल्ली से है। नासिक षड्यंत्र केस से नहीं है इनका संबंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मौत की सज़ा सुनाई गई थी। इन्हें 23 मार्च 1931, ठीक है, को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि काला पानी की सज़ा देकर उन्हें अंडमान की सेल्युलर जेल में भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी को प्रारंभ किया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। दोस्तों, फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत में स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की थी। इस सोसाइटी द्वारा ही लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इस सोसाइटी द्वारा एक समाचार पत्र द इंडियन सोशलिस्ट का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1906। दोस्तों, बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने 1906 ईस्वी में अहरार आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन के नेताओं में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, नजरुल हक, मौलाना ज़फ़र अली खां, ये सब शामिल थे। इन नेताओं ने बड़े ज़ोरदार ढंग से ये प्रस्ताव पारित किया था कि मुसलमानों को अब ब्रिटिश सरकार की बिल्कुल ही चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके? एका आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, ये दूसरा वाला सही है। एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेव थे, ये बिल्कुल सही है। 1921-22 में बंगाल में किसानों ने एका आंदोलन शुरू किया था, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, ये असत्य है। 1921-22 ईस्वी में अवध के किसानों ने एका आंदोलन शुरू किया था। ये आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी क्षेत्र में हुआ था, बंगाल में नहीं। ये अवध लिखेंगे यहाँ। ठीक है, अगर अवध है तो सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा से प्रमुख समझौते संपन्न हुए थे? नंबर 1 है उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना। दूसरा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 1 और 2 दोनों इसमें सही हैं। ठीक है दोस्तों, उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना लखनऊ अधिवेशन में ये प्रमुख समझौता था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, ये दोनों लखनऊ अधिवेशन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नवाब सलीमुल्लाह। दोस्तों, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसके पहले अध्यक्ष बकारुल मुल्क थे। इसकी स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा फैलाना। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना अमीर अली की अध्यक्षता में भी की गई थी। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोहन सिंह भाकना। दोस्तों, सन 1913 में सोहन सिंह भाकना के द्वारा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की गई थी,
जिसके द्वारा गदर नामक एक अखबार अंग्रेज़ी, उर्दू, मराठी और पंजाबी में निकाला गया। इस संस्थान का नाम भी गदर पार्टी पर पड़ गया। गदर आंदोलन सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना कर अपनी गतिविधियों का संचालन किया। लाला हरदयाल इस संस्था के पथ प्रदर्शक थे। ठीक है, ये कौन थे? इस संस्था के पथ प्रदर्शक थे। सोहन सिंह भाकना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हेमचंद्र कानूनगो। ये पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत आए थे। हेमचंद्र कानूनगो पेरिस में एक निजी व्यक्ति से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 1908 में भारत आए। कलकत्ता के मणिकलकत्ता में बम बनाने का कारखाना इन्होंने खोला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। दोस्तों 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी। इसके बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से पुकारा जाने लगा। इसे बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से पुकारा जाने लगा। इसके संस्थापक घनश्याम दास बिरला थे, जबकि अमृतलाल ठक्कर बप्पा इसके संस्थापक सचिव थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1937 चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस सरकार नहीं बनी थी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, डी में क्या दिया है? 3 और 4। ठीक है, तीसरा और चौथा, यानी पंजाब और बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। 1937 में हुए 11 प्रांतों में चुनाव में कांग्रेस ने 8 प्रांतों में जीत हासिल की थी। 2 प्रांतों में जीत नहीं मिली थी, जिसमें एक था पंजाब और दूसरा बंगाल था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अंतर्गत फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक संस्था का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया गया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1940। दोस्तों 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था, जबकि फजलुल हक द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन में वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता थे? ठीक है, तो क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कौन थे? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्रिप्स मिशन के वार्तालाप के दौरान उसके मुख्य प्रवक्ता थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू उनके सहयोग की भूमिका में थे। ठीक है, ये कौन थे? ये सहयोगी थे किसके? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1945 में हुए शिमला समझौता सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? शिमला समझौते में किसने भाग नहीं लिया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदू महासभा। दोस्तों 1945 में हुए शिमला समझौते में हिंदू महासभा ने भाग नहीं लिया था। ठीक है,
हिंदू महासभा को वायसराय द्वारा भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए हिंदू महासभा इस सम्मेलन में भाग नहीं ले सकी थी। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष इसमें शामिल थे, सिखों के प्रतिनिधि शामिल थे, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। हिंदू महासभा इसमें शामिल नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया था। दूसरा है, भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात की गई थी। तीसरा है, संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। इसमें से सत्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, डी में क्या है? 1, 2, 3, यानी ये तीनों सत्य हैं। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में ये तीनों सही हैं। पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया था, भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात की गई थी और संविधान सभा के गठन की भी बात की गई थी। ये तीनों विकल्प सही हैं कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के विषय में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य JV कृपलानी। दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी थे। ठीक है, भारत का वायसराय उस समय लॉर्ड माउंटबेटन था। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। ब्रिटिश का साम्राज्य जॉर्ज षष्ठ था। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पटेल रेजिमेंट। ठीक है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस द्वारा 3 रेजिमेंट का गठन हुआ था, गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट और आज़ाद रेजिमेंट। इसके अलावा महिलाओं का भी एक रेजिमेंट था जिसे रानी झांसी का रेजिमेंट कहा जाता था। ये भी याद कर लेंगे, रानी झांसी रेजिमेंट, ये महिलाओं का रेजिमेंट था। पुरुषों में 3 रेजिमेंट थे। ठीक है, और पटेल रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।